नमस्कार, न्यूज एट 8 में हाजिर हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच चल रहे विवाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक माना है। शिंदे गुट पार्टी का नाम, झंडा और निशान इस्तेमाल कर सकेगा, यानी शिवसेना का जाना पहचाना चुनाव चिन्ह अब शिंदे गुट का हो गया है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। 21 फरवरी को अगली सुनवाई भी है। उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ठाकरे परिवार के लिए फिलहाल ये एक बड़ी हार एक तरह से मानी गई है। शिंदे ने इस फैसले पर खुशी जताई है, जबकि शिवसेना नेता इस पर एतराज कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ है। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। और आइए सुनते हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता उद्धव गुट के, क्या कहना उनका। जिस बात का हमें डर था, आखिर वही फैसला आया। हम शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है, यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? आइए सुनते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या कहना है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू देश सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, वहां पे हो क्या रहा है इस समय? जाहिर तौर पर खलबली मची हुई होगी इसके बाद। बिल्कुल निधि, उद्धव ठाकरे गुट के लिए कहें तो ये बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत की प्रतिक्रिया आ चुकी है और उन्होंने कह दिया है कि ये खरीदा हुआ फैसला है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। यहाँ तक उन्होंने बात कह दी है। हालांकि जो एकनाथ शिंदे गुट है, उनकी तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है और इसे सत्य की जीत बताया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसे सत्य की जीत बताई है। तो देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो मिलकर जो साथ में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा की जीत की बात कही है और उसे भी कहा कि पार्टी भी नाम भी मिला है और अब चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। लेकिन हम अगर बात करें शिवसेना की, उद्धव ठाकरे गुट की, तो ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। लिहाजा बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आ रही है कि जैसा संजय राउत ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि ये खरीदा हुआ फैसला है और ये दबाव में लिया गया फैसला है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। ये भी कहा कि अब कोई भी संस्था जो है देश में वो स्वतंत्र नहीं रह गई है, सभी दबाव में काम कर रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। अब उद्धव ठाकरे अभी कुछ देर में 8:30 बजे बयान देने वाले हैं। देखना है कि वो किस शब्दों में इस बातों को रखते हैं, अपनी नाराजगी को रखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और ये कहा था कि जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है सरकार को लेके, विधायकों की सुरक्षा को लेके, तब तक चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन शायद उनको इस बात की आशंका थी। अब 21 फरवरी को है। आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर एक बोलेरो गाड़ी में 2 जले हुए शव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला दोनों शवों की पहचान भरतपुर निवासी नासिर जुनैद के तौर पर हुई। राजस्थान पुलिस ने 5 कथित गौरक्षकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जुनैद और नासिर 14 तारीख को अपने गांव से बोलेरो गाड़ी से किसी जरूरी काम से निकले थे। 2 दिन बाद वो नहीं लौटे तो उनकी जली हुई हड्डियां राख जो परिवार वालों ने कपड़े में लपेट कर रखी हैं। जुनैद के 6 बच्चे हैं। उसकी छोटी बेटी मात्र 5 महीने की है। परिवार जुनैद और नासिर को बजरंग दल के कथित तौर पर मोनू मानेसर, रिंकू सैनी, श्रीकांत, लोकेश पर जुनैद और नासिर के किडनैप, जिंदा जलाने का आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान पुलिस का कहना है कि जुनैद के ऊपर गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं, तो हत्या के पीछे कथित गौ रक्षकों के हाथ होने की संभावना सबसे प्रबल भी है। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो राजस्थान पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। राजस्थान सरकार ने मृत जुनैद और नासिर के परिवार वालों को 20-20 लाख का मुआवजा और दोनों परिवारों के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। और हमारे सहयोगी सौरभ ने जुनैद के भाई से बात की। क्या खबर मिली जब ढूंढा तो आपको क्या पता चला, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे लिए तो मतलब उस सरपंच ने कॉल किया था। पहले तो हम बहुत ज़्यादा ढूंढा, बिल्कुल गुरोला जहाँ भी कोई बता लगे जाता ही है हर आदमी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर डिटेल में हमारे लिए सरपंच भूतपुर घाटा ने फ़ोन किया हमारे पास। उनका नाम क्या है? दीनू सरपंच। दीनू सरपंच, हाँ, भूतपुर। उसने कॉल किया कि भाई वहाँ से थाना से फिरोजपुर वाले से कॉल आ रहा है मेरे पास कि 2 आदमी लाए और कुछ गुंडा बदमाश हैं। कौन है कौन ना है पता नहीं, लेकिन वो पुलिस के पास लाए। तुम कितनी मत ढूंढो, फिरोजपुर आ जाओ। फिरोजपुर झिरका यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से आपके? फिरोजपुर झिरका यहाँ से ऐसा 16 किलोमीटर पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है। वो हरियाणा में पड़ता है, नूह जिला में पड़ता है। उन 5-4 गाड़ी हमारी गई तो हम थाना के पास में गए, तो अंदर तो हम ना जाने दिया। उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया था, नहीं जाने दिया अंदर। तो फिर वो भूतपुर सरपंच भी वहाँ पहुँच गया जो इसने कॉल किया था। उससे हमने कहा भाई आप पूछ के आओ, हमारा यहाँ आदमी लाए बताए, यहाँ संतुष्टि हो जाए हमारे। अगर यहाँ हो तो फिर हम कुछ मतलब वो जैसे हालत में जब देखें और उनकी कुछ देखभाल तो करें हम। तो अंदर वो सरपंच गया, उसने कहा भाई यहाँ से तो लिए गए। कि जो भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने क्या कहा। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए गौरव श्रीवास्तव हैं जो आईजी हैं भरतपुर के। सर क्या अपडेट है, पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अभी तक क्या कुछ अपनी जांच में आप लोगों ने पुख्ता किया है। जो 2 व्यक्ति नासिर एंड जुनैद हैं जो अपने घर से लापता हुए, जैसा घर वालों ने रिपोर्ट में दर्ज कराया, और वो नहीं लौटे एंड उनको फिर लोकल गांव वाले एंड जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं उनसे उनका कहना है कि हमें उनसे पता चला कि कुछ लोगों ने इनका अपहरण किया है, मारपीट करी है, और उन्हीं के द्वारा 5 हरियाणा के रहने वाले व्यक्तियों के नाम भी उस एफआईआर में आइडेंटिफाई किए गए। घर वालों ने अपने लेवल पर कुछ तहकीकात करी। 15 तारीख की रात को हमारे पास ये सूचना आई तो इमीडिएटली टीमें तलाश वगैरह में निकली। 16 की मॉर्निंग में भिवानी में लोहारू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जली हुई हालत में वो बोलेरो मिली जिसके अंदर ये दोनों लड़के बैठे हुए थे। उसमें 2 डेड बॉडीज़ पूरी तरह से जली हुई थी, कंकाल हो चुका था। तो इसलिए कन्फर्मेटरी एविडेंस की ये वही दोनों लड़के हैं, ये तो डीएनए एनालिसिस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हमारा अभी तक अंदाज़ा यही है कि 15 की अर्ली मॉर्निंग किसी समय इनके साथ कुछ मिसहैप हुआ है, और किनके द्वारा किया गया, घर वालों ने जो शक जाहिर किया है उनको पिकअप करने के लिए हमारी टीमें कल से प्रयासरत हैं। सर जो घर वाले कह रहे हैं, जो उनकी बातचीत हमने सुनी, वो 5 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें मोनू मानेसर, रिंकू वगैरह हैं, और ये सब लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है और ये पब्लिक डोमेन में है। क्या वो एक एंगल आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या कुछ समझ में आया कि वाकई क्या इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर सिर्फ परिवार वालों का ये आरोप है? परिवार वालों ने जो अपनी एफआईआर बताई है उसमें कुछ 5 व्यक्तियों के नाम बताए हैं और उनको एक संगठन से लिंक भी किया है। जब ये रिपोर्ट आई तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या मोटिव हो सकता है, परंतु यह बात सही है कि इन 2 मिसिंग एंड प्रॉबेबली डिसीज्ड विक्टिम्स में से जो जुनैद है उसके खिलाफ गौ तस्करी के 5 प्रकरण पहले दर्ज हो चुके हैं।
एंड संभव है कि उस शक में इन्हें किडनैप किया गया हो, इनके साथ कोई प्रकार की वारदात की गई हो। बट एज आई सेड, वो मैं कंफर्मेटरी एविडेंस एंड लिंकिंग एविडेंस के आधार पर बताऊंगा तो बेटर रहेगा। दिल्ली मेयर चुनाव में देरी पर आज सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा है। कहा है कि देश की राजधानी में ये हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्दी हो, पहली मीटिंग का नोटिस 24 घंटे में जारी हो। साथ ही ये भी कि दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे मनोनीत सदस्य। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के लगाए गए आरोपों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज पलटवार किया है। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के अरबपति निवेशक और समाजसेवी जॉर्ज सोरोस के इस विवादित बयान पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। सोरोस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। भारत सरकार ने जॉर्ज सोरोस के उस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अदानी समूह को लेकर विदेशी निवेशकों के सवालों का जवाब भी देना होगा। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे
उसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के इस विवादित बयान से इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। जॉर्ज सोरोस के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को झुकाने की हिम्मत, लेकिन बीजेपी देश के पीछे न छिपे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत ये सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जाहिर है इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद से पहली बार बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने की शुरुआत हो रही है। जिंदल स्टील पुलवामा में 150 करोड़ का स्टील प्लांट बना रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहला ऐसा निवेश है। करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिंदल स्टील को 70 कनाल जमीन दी थी। समूह के चेयरमैन ने लस्सीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर प्रशासन कहता रहा है कि करीब 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की बात हुई है, लेकिन जमीन पर असली निवेश नहीं आ रहा है। बीजेपी कहती है कि अब देख सकते हैं कि असली विकास हो रहा है। दिसंबर में सरकार ने संसद में कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 1,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब से निवेश में 50% से ज्यादा कमी आई है। पीडीपी कहती है कि निवेश नहीं आ रहा है, बस फोटो शूट हो रहा है।